बीएससी थर्ड ईयर में आज का हमारा जो अध्ययन बिंदु है नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत वो है रेडियो सक्रिय 6 रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होते हैं, विघटन के नियम क्या हैं, अर्धायु मध्य आयु क्या है, उनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो जब अधिक द्रव्यमान संख्या वाले ए का मान जब अधिक होता है तो जो कुछ नाभिक होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जिससे वे उच्च ऊर्जा के कण जैसे अल्फा कण, बीटा कण या विद्युत चुम्बकीय विकिरण, गामा किरणें इत्यादि को उत्सर्जित करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। नाभिक के इस तरह के स्वतः संक्रमण को रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो इनमें से पहला है अल्फा 6। इस डीके में, इस 6 में नाभिक एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। नाभिक है वो अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तथा मूल नाभिक अन्य तत्वों के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त नए नाभिक होता है उसकी परमाणु संख्या में मूल नाभिक से 2 तथा द्रव्यमान संख्या ए में 4 की कमी आती है। जैसे एक उदाहरण लें तो 92 यूरेनियम 238 है। जब ये अल्फा 6 करता है, अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, यानी हीलियम नाभिक 2He4 का उत्सर्जन करता है, तो जो नया नाभिक बनता है वो 90 थोरियम 234 बनता है। दूसरा 6 है बीटा 6। इस प्रक्रिया में नाभिक एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, जिससे परमाणु भार में परिवर्तन नगण्य होता है तथा परमाणु क्रमांक में जो परिवर्तन आता है वो बीटा कण की प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। बीटा 6 को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला है बीटा -6 यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इस 6 में मूल नाभिक से एक बीटा माइनस कण यानी इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो न्यू बार उत्सर्जित होता है। इस 6 के पश्चात प्राप्त नाभिक का परमाणु क्रमांक 1, बीटा माइनस के पश्चात प्राप्त नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान संख्या समान रहती है। जैसे 6 कार्बन 14 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है बीटा माइनस कण का, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो, तो 7 नाइट्रोजन 14 हमें प्राप्त होता है। इन दोनों नाभिकों की जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है। द्वितीय प्रकार का जो बीटा 6 है वो है पॉजिट्रॉन उत्सर्जन बीटा प्लस 6। इस कक्षा में मूल नाभिक से एक बीटा प्लस कण यानी कि पॉजिट्रॉन तथा एक नया कण न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। इस 6 के पश्चात प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संख्या मूल नाभिक के द्रव्यमान संख्या के समान, लेकिन परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। जैसे उदाहरण लें कि 11 सोडियम 22 है, तो जब ये बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो 10 नियॉन 22 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, परमाणु क्रमांक 1 कम हो गया है, जबकि द्रव्यमान संख्या है वो सेम है, बराबर है। तीसरे प्रकार का जो बीटा 6 है वो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग EC प्रकार का है। इस प्रक्रिया में मूल नाभिक एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण करते हैं तथा न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। इसमें बनने वाले नए नाभिक की द्रव्यमान संख्या मूल नाभिक के समान ही रहती है तथा परमाणु क्रमांक 1 कम हो जाता है। जैसे 25 मैंगनीज 54 प्लस ये इलेक्ट्रॉन का कैप्चर कर रहा है EC। यहाँ EC प्रोसेस हो रहा है
तो इस प्रोसेस से 24 क्रोमियम 54 प्लस एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है ये EC रिएक्शन है, इलेक्ट्रोड कैप्चरिंग रिएक्शन है। तृतीय प्रकार का जो 6 है वो है गामा से, गामा डीके। गामा है वो विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं, उच्च ऊर्जा की, उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। तो अतः जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है लेकिन यह अवस्था कोई कण उत्सर्जित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं दे पाती। उत्तेजित अवस्था में तो है लेकिन उसकी ऊर्जा है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन कर दे। तो इस स्थिति में नाभिक अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को निम्न प्रकार से उत्सर्जित करता है, गामा किरणों के रूप में, आंतरिक रूपांतरण के रूप में करता है। तब विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं जिन्हें हम गामा किरणें कहेंगे वो निकलती हैं अपने, और नाभिक है वो अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो इनमें से पहला है गामा डीके। जैसे उदाहरण के लिए बात करें 56 बेरियम 137 है, यहाँ स्टार लगा रखा है। ये जो स्टार है ये उच्च ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ये गामा किरणों के रूप में अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, प्लस स्थायी अवस्था में 56 बेरियम 137 प्राप्त होता है। यहाँ पे स्टार नहीं लगाने का मतलब है यह नाभिक अपनी मूल अवस्था में आ गया है अतिरिक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करके। द्वितीय प्रकार का है वो आंतरिक रूपांतरण है। इस प्रक्रिया में उत्तेजित नाभिक अपनी ऊर्जा गामा किरण के रूप में उत्सर्जित करने के बजाय अपने आणविक इलेक्ट्रॉन, सामान्यतः जो K कोष होता है, K शेल होते हैं, उसके किसी इलेक्ट्रॉन को देता है जिससे रूपांतरित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। नाभिक का द्रव्यमान तथा आवेश इस प्रक्रिया में पूर्वावस्था के समान रहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो नाभिक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक कक्षा K शेल से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक रूपांतरण कहलाती है। तृतीय प्रकार की जो क्रिया है वो आंतरिक युग्म रूपांतरण, पेयर प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन युग्म, यदि उत्तेजित नाभिक की ऊर्जा 1.022 MeV से अधिक है तो यह जो ऊर्जा है वो नाभिक में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म के निर्माण के लिए प्राप्त होती है। तो इस ऊर्जा की सहायता से ये पेयर बनाता है तथा नाभिक है फिर मूल अवस्था में आ जाता है। अगला हमारा जो बिंदु है रेडियो एक्टिव 6 में वो है विघटन के नियम, अर्थात रेडियो एक्टिव डीके किस प्रकार होता है, किन नियमों का पालन करता है। तो जिसमें पहला नियम है किसी रेडियो एक्टिव तत्व के सभी नाभिकों के क्षय होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो समान है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा नाभिक पहले डीके होगा किसका बाद में होगा, बल्कि प्रायिकता के नियम के आधार पर सभी के लिए समान प्रायिकता है। कोई भी नाभिक है वो उसका डीके हो सकता है। द्वितीय नियम है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व के स्वतः विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात विघटन की दर dN/dt प्रोपोर्शनल टू n। n उस समय जितने नाभिक हैं उसकी संख्या है। यहाँ n समय t पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। dN/dt समय के साथ परमाणु या नाभिकों की संख्या में परिवर्तन की दर है, अतः dN/dt बराबर -λn। यहाँ लैम्डा आनुपातिक नियतांक है जिसे उस तत्व का डीके कांस्टेंट क्षांक यहाँ 6 नियतांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। साथ ही साथ यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह लगाया गया है वो ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ जो समय में वृद्धि होती है त्यों नाभिकों की संख्या n के मान में कमी होती है। इस कारण यहाँ पर ये जो साइन माइनस का लिया गया है। अतः अब समीकरण 2 से dN/n बराबर -λ/dt
यदि इसका समाकलन करते हैं, समाकलन dn बटा n इक्वल टू माइनस लेमडा dt प्लस कोई कांस्टेंट c, इसका जो समाकलन होगा वो लोग आधार ई एन होगा। तो लोग आधार ई एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस सी। प्रारंभ में टी बराबर 0 पर जो नाविकों की कुल संख्या थी वो n0 थी, अतः c बराबर लोग आधार ई n0। ये मान यहाँ रखेंगे तो लोग आधार ई एन बराबर माइनस लेमडा टी प्लस लोग आधार ई n0। n0 को हम LHS में ले गए तो जो लोग के नियम से लोग आधारी n अपॉन n0 बराबर माइनस लेमडा टी, जिससे n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी या n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। ये जो समीकरण 8 है ये चरघातांकी 6 का समीकरण है, अतः इसकी प्रकृति चरघातांकी 6 वाली होती है, एक्सपोनेंशियली डीके वाली होती है। अतः रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थों को पूर्णतः विघटित होने में अनंत समय लगेगा। ये 6 का चरघातांकी नियम कहलाता है। यदि ग्राफ के रूप में हम बात करें तो ये n0 है और टी टाइम है, यानी कि सक्रिय नाभिकों को विघटित होने में अनंत समय लगेगा। अब हम डी के कांस्टेंट लेमडा को परिभाषित करेंगे तो समीकरण 8 में यदि t बराबर 1/λ रख देते हैं तो विघटित कणों की संख्या होती है n0 माइनस n। n0 माइनस n0 t की जगह 1/λ रखा तो e की पावर माइनस 1 या n0 कोष्टक 1 माइनस 1/e। जब इस कोष्टक वाली राशि को सोल्व करते हैं तो ये 0.63 n0 प्राप्त होती है। अर्थात 1/λ समय में प्रारंभिक संख्या के 63% नाभिक या परमाणु विघटित हो जाएंगे तथा समय का यह व्युत्क्रम मान, जिसमें 63% कण विघटित और 37% शेष बच जाएं, वह जो समय का व्युत्क्रम है वो उसका डीके कांस्टेंट या स्थिरांक कहलाता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है सक्रियता। यह इकाई समय में विघटित कणों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, अर्थात सक्रियता A बराबर माइनस dn/dt बराबर लेमडा n या A बराबर लेमडा n0 e की पावर माइनस लेमडा टी। लेमडा n0 की जगह यदि a0 लिखें तो A बराबर a0 e की पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ a0 है वो t बराबर 0 सेकंड पे सक्रियता है। सक्रियता का जो मात्रक है वो बेक्यूरल होता है। एक बेक्यूरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकंड, तथा यदि बड़ा मात्रक लें तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके में अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हाफ टाइम, अर्ध आयु टी हाफ। तो अर्ध आयु रेडियो सक्रिय नाभिकों के विघटन से उनकी प्रारंभिक संख्या आदि रहने में लगने वाला समय है। यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिकों की वर्तमान संख्या n0 है, प्रारंभिक संख्या माने n0 है तथा एक अर्धायु टी हाफ के पश्चात ये संख्या n0/2 हो जाती है तो n बराबर n0/2। तो चरघातांकी नियम था जो समीकरण 8 में लिखा था, वहाँ ये वैल्यू रखते हैं तो n0/2 बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ, जिससे हाफ बराबर e की पावर माइनस लेमडा टी हाफ। यहाँ e की पावर लेमडा टी हाफ बराबर 2, लेमडा टी हाफ बराबर लोग आधार e2, जिससे टी हाफ बराबर लोग आधार e2 अपॉन लेमडा। यहाँ पर जो लोग आधार e2 की जो वैल्यू होती है वो 693 होती है, 0.693, अतः टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। अतः इस समीकरण से टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि जो अर्ध आयुकाल होता है वो डीके कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि 6 नियतांक लेमडा का मान अधिक होगा तो उस तत्व की अर्ध आयु कम होगी।
अब यदि टी हाफ के पश्चात जो शेष नाभिकों की संख्या प्राप्त होती है वो n0/2 होगी। दो अर्ध आयुकाल 2t हाफ के पश्चात जो संख्या प्राप्त होगी वो n0/4 या n0/2। तीन अर्ध आयुकाल के पास जो प्राप्त होगी वो n0/8 या n0/2। इसी प्रकार n अर्ध आयुकाल के पश्चात जो शेष नाभिकों की संख्या प्राप्त होगी n, वो होगी n0/2 यानी n0/2 -n। इतने नाभिक अविघटित होंगे, शेष नाभिक बचेंगे तथा जो विघटित नाभिकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो विघटित नाभिकों की संख्या बराबर प्रारंभिक संख्या माइनस वर्तमान में जो शेष हैं वो, तो n0 - n0/2 या n0 × 2n - 1/2n। यहाँ पर जो स्मॉल n है वो अर्ध आयुकाल की संख्या है। तो इस सूत्र के सहायता से हम कितने कण विघटित हो चुके हैं उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं।